हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप बढ़िया से आप तैयारी कर रहे होंगे बिकॉज कभी भी आपकी एग्ज़ाम डेट आ सकती है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए बिकॉज इसमें मैंने 21 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हैं वो लिए हैं। आगे भी मैं जो इम्पोर्टेंट होंगे वो लेके आती रहूँगी, लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। एंड तक अगर आप इसको देख लेते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। अगर आप इसको देख लेते हो तो आपसे कोई भी क्वेश्चन जो लिटरेरी टर्म्स का है वो बचेगा नहीं, ठीक है? बिकॉज इसमें इतने इम्पॉर्टेंट जो लिटरेरी टर्म्स हैं रखे हुए हैं कि उनसे क्वेश्चन आने की 100% पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है? अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। बिकॉज फ्रेंड्स, शेयर करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप शेयर करोगे तो वीडियो को बूस्टअप मिलेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी और उनको भी इसका बेनिफिट होगा, है ना? इसीलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे मैं थोड़ा सा इनकरेज हो जाती हूँ और कुछ भी नहीं होता है। इनकरेज होंगी और डिस्करेज होंगी, इसमें देखिए ये फ़ायदा रहता है आपको कि अगर इनकरेज हूँ आपके लिए तो बढ़िया से बढ़िया टॉपिक आपके लिए लेके आती रहूँगी, लेकिन अगर आप निराश करते हो तो फिर वो ज़्यादा बेटर इंसान कर नहीं पाता है। क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए, है ना? चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले आता है एलिगरी। देखिए एलिगरी क्या होता है? एन एलिगरी इज़ अ टाइप ऑफ नरेटिव that uses characters and plot to depict abstract ideas and themes। देखिए ये एक ऐसा जो हमारा लिटरेरी टर्म्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एक ऐसा नैरेटिव होता है, ये कोई स्टोरी हो सकती है, कोई कुछ भी इस टाइप का नैरेटिव हो सकता है जिसमें कैरेक्टर्स और प्लॉट होते हैं जो किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, है ना, कोई छिपा हुआ आइडिया होता है, कोई विचार होता है, अनसीन जो आइडियाज़ होते हैं वो होते हैं, तो वो इसकी थीम हो सकती है। तो इन एन ऑलिगरिकल स्टोरी, जो ये स्टोरी होती है, थिंग्स रिप्रेजेंट मोर देन दे अपीयर, मतलब चीज़ें जो हैं वो जो होती हैं ना उससे कहीं ज़्यादा आपको दिखाने की कोशिश करती हैं। उसमें छुपा हुआ एक अलग मीनिंग होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इसकी डबल मीनिंग होती है। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो जो आप देख रहे हैं वो होता है और दूसरा जो इसका चल रहा होता है ना? तो जैसे कि मैनी चिल्ड्रंस फेबल्स, काफ़ी सारे जो फेबल्स होते हैं, चिल्ड्रन फेबल की यहाँ पे बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि एक सेकंड गाइज, हाँ, ये मतलब होता है गाइज कि अगर आप फेबल्स भी, मैं यहाँ पे एक वर्ड आया है, ये भी एक तरीके से एक लिटरेरी टर्म ही है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो फेबल्स होते हैं वो एनिमल्स स्टोरी होती हैं, है ना? एनिमल स्टोरी को हम फेबल कहते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी जो आइडियाज़ हैं वो दिखाए जाते हैं। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा टॉर्टोइज और हेयर, खरगोश और कछुए की कहानी होती है। उसमें देखिए क्या होता है, कहानी तो खरगोश और कछुए की है, लेकिन उसका जो मॉरल है, उसके पीछे जो थीम चल रही है वो कुछ और है, उसका जो आइडिया आपको मिलता है वो कुछ और है। तो यहाँ पे आर सिंपल एलिगरीज अबाउट मॉरलिटी, ठीक है? मॉरलिटी के लिए हैं ये कि भाई कछुआ कम चलते हुए भी मतलब रेस जीत जाता है और जो खरगोश इतनी तेज़ दौड़ता है वो हार जाता है। तो क्यों? बिकॉज हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हमें अपनी स्पीड से चलते रहना चाहिए, है ना? तो बट एलिगरीज कैन ऑल्सो बी डार्क, लेकिन एलिगरी मॉरल तो होती हैं लेकिन ये डार्क भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं और कॉन्ट्रोवर्सल भी हो सकती हैं। आगे जैसे कि एनिमल फार्म है बाय जॉर्ज ऑरवेल, बहुत अच्छी ये एक तरीके से एलिगरी है। तो दिस डिस्टोपियन नोवेला भी इसको कहते हैं, इज़ वन ऑफ मॉडर्न लिटरेचर्स बेस्ट नॉन एलिगरीज, ठीक है? तो एक और मैं आपको बता दूं क्या होती है, आपकी एक और एलिगरी आती है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, है ना? चलिए, दूसरा है एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। एलिटरेशन डिस्क्राइब्स अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, ये एक वर्ड्स की एक सीरीज को डिपिक्ट करता है, जैसे कि क्विक सक्सेशन दैट ऑल स्टार्ट विद द सेम लेटर, मतलब जितने भी वर्ड होते हैं मैक्सिमम वर्ड्स एक ही लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, है ना? अ गुड कुक कुक एज मैनी कुकीज़ एज अ गुड कुक हु कुड कुक कुकीज़, है ना? समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ से ये सी वर्ड से काफ़ी सारे लेटर्स यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, और जो यहाँ पे पी वर्ड से, पी लेटर से काफ़ी सारे वर्ड बने हुए हैं। तो यही एलिट्रेशन होता है, इसको पहचानना बहुत आसान है गाइज।
आगे चलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, ये एक लिटरेरी टर्म है, इज द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड। ये भी एक तरीके से रिपीटिशन है वर्ड्स का या किसी फ्रेज का रिपीटिशन है। द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज, मतलब स्टार्टिंग में ही, ऐसा नहीं है कि कहीं भी सेंटेंस में कहीं भी ये रिपीटिशन है, ये स्टार्टिंग में ही होता है। और इसमें क्या है गाइस, इट्स ऑफन सीन इन पोएट्री एंड स्पीचेज। ये आपको पोएट्री में ज़्यादातर देखने को मिलता है, चीज़ मिलता है। इंटेंडेड टू प्रोवोक अ इमोशनल रिस्पॉन्स इन इट्स ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को स्पेशल इमोशनल रिस्पॉन्स देने के लिए। जैसे कि यू आर डेमंड इफ़ यू डू एंड यू आर डेमंड इफ़ यू डोंट। तो यू आर डेमंड, ठीक है, एंड यू आर डेमंड। तो यहाँ पे जो फ्रेज है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखाई गई है ना। आगे जो हमारा आता है, एक्चुअली फ्रेंड्स बाहर मार्किंग कर रहे हैं, है ना, तो मुझे अपनी जगह चेंज करनी पड़ रही है, सॉरी इसके लिए, 1 मिनट। हाँ, वो पढ़ाने नहीं देंगे फिर आपको, इसलिए मुझे चेंज ही करनी पड़ेगी जगह। चलिए अब अच्छा रहेगा, यहाँ पे आपको वॉइस नहीं आएगी। चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं आराम से। हाँ, तो हम कहाँ थे फ्रेंड्स, हम थे एफोरिज्म। ठीक है, एफोरिज्म क्या होता है, एन एफोरिज्म इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टेटेड इन अ कंसाइज। ये एक कहावतें होती है ना, जैसे आपने प्रोवर्ब सुनी है, कहावतें सुनी है आपने, है ना, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, इस टाइप की, तो वही एफोरिज्म होता है। ये स्टेटमेंट्स होती हैं जो मतलब सभी लोग इसको मानते हैं, एडमायर भी करते हैं, और इनको जो है वो बार बार बोलते भी रहते हैं ना, रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन। तो वही हमारा क्या होता है, एफोरिज्म होता है। तो इसमें आप देखिए, टू अर्न इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, मतलब गलती करना इंसान की फितरत है और माफ़ कर देना भगवान की फितरत है ना। तो यहाँ पर ये एफोरिज्म हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी होती हैं गाइज। अब कायस्मस, कायस्मस क्या है, कायस्मस इज व्हेन 2 और मोर पैरेलल क्लॉजेज आर इन्वर्टेड, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो पैरेलल एक जैसी जो क्लॉजेज होती हैं वो यहाँ पे इन्वर्टेड होती हैं। जैसे कि वाई वुड आई डू दैट, यू मे बी वंडरिंग। वेल अ कायस्मस माइट साउंड कन्फ्यूजिंग एंड अननेसेसरी इन थ्योरी, मतलब थ्योरी में अननेसेसरी लगता है, मतलब कि ये होना नहीं चाहिए था। अगर बात हमें पहले ही चीज़ से समझ में आ रही है तो हम उसमें अननेसेसरी जो पैरेलल चल रही है क्लॉज वो क्यों ऐड करें। तो यहाँ पर ये बेफिजूल लगता है, बट यही होता है ना। एंड इन फैक्ट यू हैव लाइकली ऑलरेडी कम अक्रॉस इट बिफोर, ठीक है, अननेसेसरी होता है। अब आप इस एग्जाम्पल को देखें, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ठीक है, आस्क नॉट, ये मत पूछो कि तुम्हारी कंट्री तुम्हारे लिए क्या करे, ये पूछो कि तुम कंट्री के लिए क्या कर रहे हो। ठीक है, ड्रामेटिक आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी की बात करें तो इज व्हेन द रीडर्स नो मोर अबाउट द सिचुएशन गोइंग ऑन देन एट लीस्ट वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन्वॉल्व्ड। इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है स्टोरी में जिसके थ्रू आप ये जान सकते हो कि आगे कहानी में क्या होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। द क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन द वेज द ऑडियंस एंड द कैरेक्टर्स परसीव अनफोल्डिंग इवेंट्स। ठीक है, ये क्या होता है, द क्रिएट्स अ डिफरेंस, ये एक अंतर बताता है कि ऑडियंस को कि किस तरीके से जो है अनफोल्डिंग इवेंट्स, एक के बाद एक घटना हो रही है और उसके थ्रू ऑडियंस को पता चलता रहता है कि आगे क्या हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि इफ़ वी नो दैट वन कैरेक्टर इज हैविंग एन अनफेयर, ठीक है, एक कैरेक्टर अनफेयर है, व्हेन दैट कैरेक्टर स्पीक्स टू देयर स्पाउस, जब वो अपनी पत्नी से बोलता है, वी विल पिक अप ऑन द लाइज एंड डबल मीनिंग्स ऑफ देयर वर्ड्स, मतलब वी विल पिक अप ऑन द लाइज, वो अनफेयर है। तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, वी विल पिक अप, है ना, हम पकड़ लेंगे झूठों को, एंड डबल मीनिंग्स ऑफ देयर वर्ड्स, और उसकी मतलब डबल मीनिंग है उसकी बात का, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि ये झूठा है। तो वाइल द स्पाउस मे टेक देम एज फेस वैल्यू, लेकिन जो स्पाउस है वो उसको फेस वैल्यू उसकी देख रही है, मतलब जो वो बोल रहा है वो उसको मान रही है, उसको ये नहीं पता है कि इसके पीछे की क्या बात है। अब आप यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जैसे कि टाइटैनिक में जो मूवी है या कुछ भी, आप टाइटैनिक अगर आपको पता है तो द ऑडियंस नोज, ऑडियंस को पता चल जाता है कि बिगिनिंग ऑफ द मूवी
स्टार्टिंग में ही उनको पता चल जाता है कि द बोट विल सिंक, कि जो बोट है वो डूबेगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यूफेमिज्म, देखिए यूफेमिज्म क्या होता है। इसमें गाइज आपको कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बोलने में अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन हम उनको दूसरे तरीके से इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे दुख भरे कुछ शब्द होते हैं, कोई दुख वाली घटना हो गई है तो उनको हम उस वे में ना बोल करके दूसरे वे में बोल सकते हैं, उनको अच्छा बना के बोल सकते हैं। कैसे? जैसे यूफेमिज्म एंड इनडायरेक्ट पोलाइट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग, मतलब एक विनम्र तरीका है किसी भी बात के वर्णन करने का, है ना। टू इनएप्रोप्रिएट और ऑकर्ड एड्रेस डायरेक्टली, जो ऑकर्ड लगते हैं वर्ड्स बोलने में उनकी सकते हैं। जैसे कि व्हेन एन एल्डरली पर्सन इज फोर्स्ड टू रिटायर, जब कोई एल्डरली पर्सन जो है फोर्स किया जाए, उसको फोर्स हुआ हो रिटायर होने के लिए, तो सम माइट से, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? दे आर बीइंग पुट आउट टू पास्चर, है ना। रिटायर की जगह ना कह करके उसको पुट आउट टू पास्चर कह सकते हैं, तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा। ऐसे ही मतलब यही होता है इसमें कि अगर दूसरे को बुरी भी ना लगे वो चीज़ सुनने में और हम उसको बोल भी दें, है ना। अब आगे चले तो हम पाएंगे कि समवन, अगर कोई मर गया है तो हम उसके लिए क्या कह सकते हैं? पास्ट अवे, है ना। ही इज़ पास्ट अवे, उसकी डेथ हो गई है, यही इसका मतलब है। तो ये चीज़ इसमें होती है यूफेमिज्म में। अब हाइपरबली बहुत आसान है गाइज। इसमें किसी भी बात को बहुत एग्जगरेट करके कहा जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे बोला जाता है। जैसे कि हाइपरबोली इज एन एग्जगरेटेड स्टेटमेंट, ये एक बहुत ही बढ़ चढ़ के कहने वाली स्टेटमेंट है। दैट एम्फेसाइजिंग, जो जोर देती है द साइनिफिकेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स एक्चुअल मीनिंग, उस स्टेटमेंट पे जोर देती है जो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है। व्हेन अ फ्रेंड से, जैसे कि कोई मित्र कह दे ओ माई गॉड, अरे आई हैवंट सीन यू इन मिलियन ईयर्स, मैंने तो तुम्हें भाई मिलियंस ईयर से नहीं देखा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, मिलियन ईयर्स मतलब मिलियन ईयर तो किसी की एज भी नहीं होती है, तो कैसे कोई किसी को मतलब इतने दिन में देख सकता है? तो युग पलटते हैं इतने दिन में। तो दैट इज़ हाइपरबोली। एक एग्जांपल और है, आई वॉकड अ मिलियन माइल्स टू गेट हियर, मैं यहाँ पर आने के लिए मीलों चला हूँ, है ना। तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी मीलों नहीं चल सकता है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो दैट रनर्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ द लाइटनिंग, मतलब वो जो दौड़ने वाला है वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है। तो ऐसा हो सकता है? आप ही सोचिए इस चीज़ को। तो ये हाइपरबोली हो जाता है। आगे चलें तो इन मीडियाज रेस, इसका क्या मतलब है? ये एक लिटरेरी टर्म है। इन मीडियाज रेस इज़ अ लैटिन टर्म, ये एक लैटिन टर्म है, ठीक है। लैटिन वर्ड लैंग्वेज से आया है ये वर्ड। इसका मतलब होता है इन द मिडिल कह दीजिए आप, या इन द मिडेस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। एंड इज़ अ वेज टू स्टार्टिंग अ नैरेटिव, और ये एक तरीका होता है किसी भी नैरेटिव को स्टार्ट करने का, बिना किसी इंट्रोडक्शन के, बिना किसी प्रस्तावना के उसको जो है कहीं से भी स्टार्ट कर दिया जाता है। कोई भी उसमें एक्शन आ जाता है, कोई भी उसमें पार्ट, इट लॉन्चेज स्ट्रेट इनटू अ सीन और एक्शन दैट इज ऑलरेडी अनफोल्डिंग, है ना। ये किसी भी जगह से जो है स्टार्ट हो सकता है। आयरनी की बात करें तो आयरनी क्रिएट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हाउ थिंग्स सीम एंड हाउ दे रियली आर। देखिए यहाँ से आप समझें कि ये कंट्रास्ट, ये अंतर दिखाता है इस तरीके से कि किसी चीज़ को हम बोल क्या रहे हैं और उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है ना। ये दोनों चीज़ डिफरेंट है। तो यही चीज़ हमें आयरनी बताती है कि बोला क्या जा रहा है, बल्कि जो बोला जा रहा है वो उसका मीनिंग नहीं है, कंट्रास्ट है उसमें। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ लिटरेरी आयरनी, 3 तरह की आयरनी हमारे पास होते हैं। ड्रामेटिक आयरनी, ठीक है, सिचुएशनल आयरनी, एंड थर्ड होती है हमारी कौन सी, है ना, अभी वर्बल। तो अभी मैं बताती हूँ आपको थोड़ा। जैसे ड्रामेटिक आयरनी बात करें तो व्हेन रीडर्स नो दैट विल हैपन, कि क्या होगा, रीडर्स को पता चल जाता है रीडर्स को कि क्या होगा बिफोर कैरेक्टर्स डू, कैरेक्टर्स के करने से पहले ही राइटर्स मतलब ऑडियंस को पता चल जाता है कि आगे प्ले में क्या होने वाला है। सिचुएशनल की बात करें तो व्हेन रीडर्स एक्सपेक्ट अ सर्टेन आउटकम ओनली टू बी सरप्राइज्ड बाय अ टर्न ऑफ इवेंट्स, यहाँ पे एक क्ल्यू मिल जाता है रीडर्स को, वो मतलब एक क्ल्यू मिल जाता है जिसके थ्रू वो एक्सपेक्ट करते हैं, इमेजिन करते हैं कि आगे ये हो सकता है। उनको ये नहीं कंफर्म नहीं होते कि ये होगा, मतलब आगे क्या हो सकता है, तो ये उनको थोड़ा वहाँ पे क्लू मिल जाता है। और वर्बल स्टेटमेंट की बात करें तो व्हेन द इंटेंडेड मीनिंग, मतलब वर्बल में क्या होता है कि मतलब सेंटेंस तो कुछ है, कहा तो कुछ जा रहा है, लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल उसके अलग है, अपोजिट है। तो ये होती है वर्बल।
आई होप आयरनी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि इट इज़ वर अ कोल्ड, इफ़ इट वर अ कोल्ड रेनी ग्रे डे, जैसे कि मान लिया बहुत ज़्यादा ठंड वाला दिन है, कोई रेनी ग्रे डे है, बरसात वाला दिन है काफ़ी सारी, तो यू माइट से, तुम क्या क्या कह सकते हो आप उसको, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, है ना। और आप उसको कह रहे हो कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो इस चीज़ को आप रियल में तो ब्यूटीफुल नहीं कह रहे हो उसको, है ना, तो आप उसका एक टाइप से मजाक उड़ा रहे हो ना कि कितना ब्यूटीफुल दिन है, तो मीनिंग तो आपका कुछ और है ना कि कितना ख़राब दिन है ना। अब आगे देखें, टेलिंग अ रूड कस्टमर, रूड कस्टमर से बात करते हुए कि है वह, मान लिया कोई कस्टमर, आप कुछ करते हो, आपकी शॉप पे ही कोई कस्टमर आ गया है, बहुत मतलब बिहेव इसका बिल्कुल भी बेकार है, उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आप उसको किस तरीके से बोलोगे, उसको आप कहोगे हैव अ नाइस डे, है ना। तो आप उसको ना एक तरीके से मजाक उड़ा रहे हो उसका कि भद्दा इंसान है, फिर भी मैं इसको बोल रहा हूँ, मीनिंग आपका कुछ और है, समझ गए होंगे आप यहाँ पर। चलिए जक्स्टापोजिशन, जक्स्टापोजिशन क्या होता है, प्लेसेस टू और मोर डिसिमिलर कैरेक्टर्स, थीम्स, कंसेप्ट्स एटसेट्रा। देखिए इसमें क्या होता है, प्लेसेस टू और मोर डिसिमिलर, या तो मतलब टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, है ना, बिल्कुल अपोजिट होंगे, या थीम्स भी हो सकती है या कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, साइड बाय साइड हो ना, और वो साथ साथ रहेंगे बिल्कुल। एंड द प्रोफाउंड कंट्रास्ट हाईलाइट्स देयर डिफरेंसेस, और जो वहाँ पे कंट्रास्ट है वो उनके अंतर को दिखाता है। देखिए इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, यहाँ पे क्या कहा गया है कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, ये बहुत बढ़िया समय है, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, और ये बहुत ख़राब समय था, है ना, दोनों ही चीज़ें बोली गई हैं। ट्रेजर फाउंड बट लोस्ट, है ना, फ्लर्टिंग बिटवीन द वर्ल्ड्स ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल आपको यहाँ पे इसके मिलेंगे। लाइटोटीज, इसको लाइटोट्स नहीं पढ़ेंगे या लिटोट्स नहीं पढ़ेंगे, लाइटोटीज इसको पढ़ा जाता है। तो लाइटोटीज इज द सिग्नेचर लिटरेरी डिवाइस ऑफ द डबल नेगेटिव, इसमें डबल नेगेटिव, जैसे आप कह रहे हो किसी को कि भाई मतलब तुम बहुत अच्छे आदमी नहीं हो, है ना, तुम बहुत अच्छे आदमी नहीं हो, मतलब एक टाइप से कह दो कि बुरे नहीं हो, तुम बहुत बुरे नहीं हो, तो इसका मतलब अच्छे हो, है ना, तो इस टाइप की बातें होती है। तो राइटर्स यूज लाइटोटीज टू एक्सप्रेस सर्टेन सेंटीमेंट्स थ्रू देयर अपोजिट्स, मतलब कुछ बात कहता है, कुछ बात इसके द्वारा कही जाती है लेकिन वो अपोजिट वे में कही जाती है ना। जैसे आप कह दें कि तुम सही नहीं हो, इसका मतलब तुम गलत हो, है ना, तुम सही नहीं हो इसका मतलब तुम गलत हो, है ना। डायरेक्ट ये ना कह के कि तुम गलत हो, ये कह दे कि तुम सही नहीं हो, है ना। अब आगे आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, यू विल नॉट बी सॉरी, है ना, तुम परेशान नहीं होगे, मतलब यू आर हैप्पी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखें, यू आर नॉट रॉन्ग, आप गलत नहीं हो, इसका मतलब यू आर राइट, आप सही हो, है ना। तो डबल नेगेटिव है, देखिए रॉन्ग, रॉन्ग भी एक अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, और यहाँ पे आर नॉट भी नेगेटिव आ ही रहा है, ऊपर वाले में भी आप देखें नॉट भी आया हुआ है, सॉरी भी नेगेटिव फीलिंग है एक टाइप से। तो ही इजंट द ब्राइटेस्ट बल्ब इन द बॉक्स, देखिए ब्राइटेस्ट बल्ब इन द बॉक्स, मतलब वो बॉक्स में सबसे ज़्यादा चमकने वाला बल्ब नहीं है। इजंट ही इज समवट डम्ब, इसका मतलब वो थोड़ा सा डम्ब है ना, ये ना कह के कि थोड़ा सा डम्ब है, ये कह रहा है कि भाई ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट नहीं है। मालाप्रॉपिज्म, मेलाप्रॉपिज्म में क्या होता है, इसमें गाइज इफ शेक्सपियर इज द किंग ऑफ मेटाफर्स, यदि शेक्सपियर को मेटाफर का किंग कहा जाता है तो माइकल स्कॉट को हम यहाँ पे मेलाप्रॉपिज्म का क्या कहेंगे, किंग कहेंगे। आ मालाप्रॉपिज्म इज व्हेन सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स रिप्लेस देयर अप्रोप्रिएट काउंटर पार्ट्स, मतलब इसमें ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो बोलने में सेम सेम लगते हैं, तो जैसे हमें बोलना कुछ है तो हम उसकी जगह पे ही बिल्कुल उसी के जैसा बोलने वाला शब्द रिप्लेस कर देते हैं, है ना। जैसे कि टिपिकली टू कॉमिक, और ये कॉमिक भी लगता है। इफेक्ट ऑन वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली साइटेड इज डांस अ फ्लेमिंगो रेदर देन अ फ्लीमेंको,
डांस फ्लेमिंगो कह दिया गया है, जबकि कहना चाहिए था फ्लेमेंको। मालाप्रोबिज्म्स आर ऑफन एम्प्लॉयड इन डायलॉग व्हेन अ कैरेक्टर फ्लब्स अप देयर स्पीच। कोई भी कैरेक्टर अगर अपना ड्रामाज में ये होता है, अगर कोई भी कैरेक्टर अपना स्पीच बोल रहा है तो वहाँ पर कोई ऐसा वर्ड्स आ जाता है जो होना चाहिए कुछ और, लेकिन राइटर उसको गलत बोल देता है, उसी के जैसा बोलने वाला शब्द। आगे एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे गाइज। जैसे आप देखें यहाँ पर डैड सेज द मॉन्स्टर इज जस्ट अ पिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन, जबकि यहाँ पे फिगमेंट होना चाहिए था, ठीक है। ही इज़ द वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। पाइनएप्पल गाइस, पाइनएप्पल क्या होता है, अनानास होता है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पिनेकल। पिनेकल के लिए यहाँ पाइनएप्पल शब्द यूज कर दिया गया है। तो यही मालाप्रोपिज्म है। मेटाफर, मेटाफर वैसे आपको पता भी होगा, ये फिगर ऑफ स्पीच है, काफ़ी कॉमन है। तो अ मेटाफर कंपेयर्स टू सिमिलर थिंग्स, ये टू सिमिलर थिंग्स सेइंग दैट वन ऑफ देम इज़ द अदर। यहाँ पे सीधी सी बात है, जो दो डिसिमिलर थिंग्स हैं या सिमिलर थिंग्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है, एक चीज़ को दूसरा चीज़ बोल दिया जाता है। जैसे कि द स्नो इज़ वाइट ब्लैंकेट, क्या कहा गया है, स्नो इज़ वाइट ब्लैंकेट। तो स्नो को क्या कहा गया है यहाँ पे, वाइट ब्लैंकेट से इसकी कंपेयर इसको किया गया है। नीचे देखें, देयर चीक्स वर रोजेस, है ना, देयर चीक्स वर रोजेस, उसके जो चीक है ना वो गुलाब हैं, तो उसके चीक्स को क्या बता दिया गया है, गुलाब बता दिया गया। डायरेक्ट हम इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं किसी और में एक चीज़ का। मेटोनिमी गाइस, मेटोनिमी क्या होता है, मेटोनिमी इज़ द सिम्बोलिज्म, ये सिम्बोलिज्म की तरह होता है, मगर मतलब एक जैसे सिंबल बना लेते हैं ना हम किसी चीज़ का, कि कोई भी जैसे हम मूवमेंट चला रहे हैं उसका सिंबल होता है ना, कोई पार्टी होती है उनके सब हैं, तो इसी टाइप से इस एक वर्ड से जो है पूरी चीज़ को यहाँ पे बता दिया जाता है। बट इवन मोर सो अ मेटोनिमी डजंट जस्ट सिम्बलाइज, लेकिन ये केवल मतलब सिम्बलाइजेशन ही नहीं है, इट कम्स टू सर्व आ सिनोनिम फॉर दैट थिंग और थिंग्स, ये सिनोनिम होता है एक तरीके से उन चीज़ों का। टिपिकली अ सिंगल ऑब्जेक्ट एम्बॉडीज एन एंटायर इंस्टीट्यूशन, मतलब पूरी बात को कहने के लिए एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही काफ़ी होता है। जैसे द वाइट हाउस किसको रेफर करता है, रेफरिंग टू द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का, उसको क्या हम वाइट हाउस से उसको बताते हैं। ऐसे ही क्राउन किसके लिए होता है, जो राजा की जो पावर होती है, पावर ऑफ अ किंग, उसको क्राउन कहा जाता है। जैसे कि पेन है, फॉर द रिटन वर्ड के लिए पेन कह दिया जाता है। आगे चलते हैं, ओनोमोटोपोइया नहीं, पहले मैं भी इसको यही पढ़ती थी, बिकॉज जैसे ही मुझे पता चला कि ये ओनोमोटोपोइया नहीं होता है, ये ओनोमेटोपिया होता है, ठीक है। तो आप भी इसको आगे से ओनोमेटोपिया पढ़ें। अम्यूजिंगली ओनोमेटोपिया रेफर्स टू वर्ड्स, बहुत आसान है गाइज ये, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी ना किसी की साउंड को डिपिक्ट करते हैं, है ना, साउंड लाइक थिंग दे आर रेफरिंग टू। वेल नोन इंस्टेंसेस ऑफ ओनोमेटोपिया इंक्लूड, जैसे कि विज, बज, स्नैप, ग्रंट, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। जैसे कि क्रेंकल किसकी आवाज़ होती है बताएं आप, आग की जो आवाज़ होती है ना, फायर की, उसको क्रेंकल कहते हैं। और क्रिंकल किसको कहते हैं, क्रिंकल कहते हैं जो कागज़ की जो आवाज़ होती है ना, कागज़ खरखर करता है ना जब हम उसको हिलाते डुलाते हैं, तो ऐसे ही उसको हम क्रिंकल कहते हैं, राइट। और ड्रम की होती है बीट, है ना, जो बर्ड्स की जो आवाज़ होती है वो चिरपिंग होती है। मरमरिंग साउंड ऑफ झरने की जो साउंड होती है उसको मरमरिंग कहते हैं। तो इस टाइप की सारी साउंड्स के जो वर्ड्स होते हैं साउंडिंग को डिपिक्ट करने वाले, वो ओनोमेटोपिया में आते हैं। पर्सनिफिकेशन क्या होता है, यूजेस ह्यूमन ट्रेट्स टू डिस्क्राइब नॉन ह्यूमन थिंग्स, मतलब जो अमानवीय चीज़ें हैं उनकी तुलना मानव से कर दी जाती है, वही पर्सनिफिकेशन। आप इसके नाम से ही पहचान सकते हो कि ये पर्सनिफिकेशन होता क्या है। वाइट द अफोर्ड मेंशन्ड, ठीक है, एंथ्रोपोमोर्फिज्म actually applies these traits to non-human things. Personification means the behavior of thing does, जिस तरीके से वो चीज़ मानव की तरह जो बिहेव कर रही है, इसमें ऐसा दर्शाया जाता है किसी नॉन लिविंग थिंग्स को कि वो किसी लिविंग थिंग्स की तरह, मानव की तरह वो बिहेव कर रही है ना। जैसे
यहाँ पे आप समझ जाएंगे अब बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल के थ्रू। द कार रिमेंबर्ड इज फर्स्ट ऑनर फॉन्डली, है ना, कार रिमेंबर्ड, कार याद रखती है अपने पहले ऑनर को। तो देखिए यहाँ पे कार को ना एक पर्सन की तरह दिखाया गया है। गाइज़ एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, बिकॉज मेरे चैनल पे बहुत वीडियो पड़े हुए हैं, राइटर्स जो हैं हमारे टीजीटी पीजीटी के सभी की वीडियो डली हुई हैं और काफ़ी सारी जो आगे भी आपको वीडियो मिलती रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस, है ना, जो सूरज था वो स्माइल किया डाउन ऑन अस। तो यहाँ पे भी आप देखें कि सन को स्माइल करते दिखाया गया, पर्सन से इसकी कंपेयर किया गया है। माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी गेट आउट ऑफ बेड एवरीथिंग, मेरी जो अलार्म क्लॉक है वो रोज़ मुझसे कहती है कि भाई अपने बेड से उठ जाओ। तो ये भी पर्सन की तरह यहाँ पे दिखाया गया है, जबकि पर्सन तो होती नहीं है वो। चलिए आगे सिमली, सिमली की बात करें तो सिमली बहुत आसान है गाइज, इफ की तरह कंपेयर किया जाता है दो चीज़ों को, जैसे कि ड्रूज रिजेंबल बिटवीन टू थिंग्स बाय सेइंग थिंग ए इज़ लाइक थिंग बी, मतलब ए जो चीज़ है वो बी के जैसी है। ए में मेटाफर में अंतर ये है कि उसको वो चीज़ बना दिया जाता है ना, जैसे रोज़ बना दिया गया है चीक्स को, रोज़ कह दिया गया है, बट इसमें कहा जाता है कि ये चीज़ इसके जैसी है। ठीक है, और इसमें कैसे वर्ड्स आते हैं, एज, लाइक, सो, इस टाइप के वर्ड यहाँ पे आ सकते हैं। थिंग्स ए इज एज थिंग्स बी, अनलाइक अ मेटाफर, मेटाफर की तरह नहीं है। अ सिमिलर डज नॉट पॉजिट दैट, मतलब इसमें ये नहीं कहा गया है कि ये चीज़ ये है। ठीक है, ओनली दैट मोस्ट कॉमन लिटरेरी डिवाइस इज राइटिंग, यू कैन ऑलमोस्ट ऑलवेज रिकॉग्नाइज अ सिमिली थ्रू, आप इन वर्ड से पहचान सकते हो कि एज, लाइक, सो अगर कहीं पर आया हुआ है तो वहाँ पे सिमिली होगा। सोली लकी, सोली लकी क्या होती है, ये ड्रामाज में होती है। ठीक है, सोली लकी गाइस, इसमें क्या होता है कि एक जो कैरेक्टर है, पहले मैं आपको समझा दूं अपने थ्रू, जो एक कैरेक्टर होता है किसी भी ड्रामा का, तो वो अपने मन में कुछ बात बोलता है और वो कैरेक्टर्स जो अदर कैरेक्टर होते हैं उनको सुनाई नहीं देती है, जबकि जो ऑडियंस होती है उसको सुनाई दे जाती है। तो इन्वॉल्व्स अ कैरेक्टर स्पीकिंग देयर थॉट्स, वो अपनी थॉट्स को अलाउड, जो उसके विचार है ना उनको जोर जोर से बोला जाता है ताकि वो ऑडियंस को पहुंच सके, है ना। यूजुअली एट लेंथ एंड ओफन एज शेक्सपियर्स प्ले, ज़्यादातर ये शेक्सपियर के प्लेज में मिलती है। द कैरेक्टर इन क्वेश्चन में बी अलोन और इन द कंपनी ऑफ अदर्स, या वो अकेला भी हो सकता है कैरेक्टर या फिर दूसरों के साथ भी हो सकता है, बट दे आर नॉट स्पीकिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पीपल, लेकिन वो दूसरे कैरेक्टर्स के किसी काम की नहीं है, बिकॉज वो उसको नहीं सुन रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे हेमलेट में टू बी और नॉट टू बी, ये एक सोलिलकी है। ठीक है, व्हेन ही रूमिनेट्स ऑन द नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जब वो नेचर बताता है लाइफ ऑफ डेथ का, इन अ क्लासिक ड्रामेटिक सोलिलकी। सिनेक्डकी क्या होता है गाइस, ये मेटोनिमी की तरह होता है थोड़ा थोड़ा, बट मेटोनिमी नहीं होता है ना, उसमें तो एक सिंबल टाइप दे दिया जाता है, बस इसमें होल टू पार्ट होता है या पार्ट टू होल होता है, मतलब किसी भी चीज़ के एक पार्ट से उस चीज़ को पूरी को डिपिक्ट कर देता है, और या फिर पूरी चीज़ से एक पार्ट को डिपिक्ट कर दिया जाता है। इन द यूजेज ऑफ अ पार्ट ऑफ रिप्रेजेंट द होल, यहाँ पे पार्ट जो है वो होल को रिप्रेजेंट करता है, एक पार्ट पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज रेदर देन एन ऑब्जेक्ट और टाइटल दैट्स मेयरली एसोसिएटेड विद द लार्जर कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिनेक्डकी मस्ट एक्चुअली बी अटैक्ड इन सम वे, ईदर टू द नेम और टू द लार्जर होल इटसेल्फ, या तो किसी चीज़ का वो नाम भी हो सकता है या वो पूरा पर्सन भी हो सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू, सॉरी गाइज यहाँ पे इसका एग्जाम्पल नहीं है, सॉरी, जैसे हम व्हील है ना, व्हील से हम पूरी कार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेड्स से किसी सेंटेंस में आ रहा है कि हेड से हम पूरे पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हैंड से हम हेल्प को, जो पर्सन की पूरे की हेल्प है उसको, चलिए सॉरी गाइज इसका कोई एग्जाम्पल नहीं हो पाया है, मतलब हो नहीं पाया है कि मैं भूल गई हूँ लगाना, है ना, ऐसा कुछ समझिए आप। अ टोटोलॉजी इज व्हेन अ सेंटेंस और शॉर्ट पैराग्राफ रिपीट्स अ वर्ड और फ्रेज, यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा पैराग्राफ या फिर व्हेन अ सेंटेंस और शॉर्ट पैराग्राफ, या छोटा सा सेंटेंस रिप्रेजेंट करता है एक्सप्रेसिंग द सेम आइडिया ट्वाइस, मतलब सेम आइडिया दो बार कह दिया जाता है। आइडिया तो एक ही है, मतलब लेकिन उसको क्या किया जाता है, उसको दो बार बोला जा रहा है ना। ऑफन दिस इज अ साइन
और वर्क, ये एक साइन है कि आप उस चीज़ को ट्रिम कर सकते हो, उसमें काट छाट कर सकते हो टू रिमूव द रिडंडेंट